Moving ahead, after the concept of Galileo, who proposed inertia and law of inertia, न्यूटन ने लॉज ऑफ मोशन बनाए एंड द बेसिस और वी कैन से द फर्स्ट लॉ was initiated by Galileo और उसका उन्होंने प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया एंड ही एक्सेप्टेड और एडप्टेड दैट एज हिज फर्स्ट लॉ। तो आप समझिए कितनी बड़ी बात है ये कि गैलीलियो का प्रपोजल या उनका थ्योरी, उनकी सारे एक्सप्लेनेशन सारे हो चुके थे और लगभग 200 साल बाद न्यूटन बाबा आए और उन्होंने 200-250 साल बाद उन्होंने कहा कि चलो इसको मैं अपना लॉ बना देता हूँ और उन्होंने अपने नाम पे पहला लॉ लिख दिया। ठीक है, सो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जिसमें पहला है लॉ ऑफ इनर्शिया। तो जनरली हम लॉ ऑफ इनर्शिया शब्द इसके लिए इस्तेमाल कम करते हैं। वी से न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड एज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और ये किस पर बात करता है, इसकी चर्चा होती है इनर्शिया पर, तो इसीलिए कभी कभी इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कह लेते हैं। ऑलमोस्ट पोस्टुलेट्स वर सेम और आइडेंटिकल एज एक्सप्लेन्ड बाय गैलीलियो, बट इन्होंने उसमें थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन, हल्का सा मॉडिफिकेशन करके कह दिया कि एनी ऑब्जेक्ट इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन विल कंटिन्यू टू बी इन इट्स स्टेट until and unless any unbalanced external force is applied on it। तो ये एक स्टेटमेंट जो हम लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा हुआ है, तो वही स्टेटमेंट यहाँ पर आ जाता है एंड इस पर फिर बेस्ड कुछ एक्सपेरिमेंट्स या एग्जाम्पल हमें देने होते हैं, है ना। तो एक आप लोगों ने सुना होगा, वो जो एक ग्लास लेते हैं उसके ऊपर कार्ड रखते हैं, है ना, और एक सिक्का रख दिया आपने। कार्ड को अगर एक थ्रो मतलब ऐसे एक शॉट मारा, ठीक है, तो जो सिक्का है वो वहीं का वहीं रहेगा, बिकॉज ऑफ कोर्स फ्रिक्शन से अगर आप धीरे से करेंगे तो आगे जाएगा, बट अगर आप ऑल ऑफ अ सडन करते हैं, इम्पैक्ट देते हैं, उसको इम्पैक्ट फोर्स देते हैं, तो कार्ड आगे चला जाएगा, सिक्का अपनी जगह रुका वो ग्लास के अंदर गिर जाएगा। तो ये एक एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किया हुआ है, या किया नहीं है, 9th में पढ़ा हुआ है। देन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के तौर पर एक एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए तो। आप एक, हालांकि थ्योरेटिकल पेपर तब सेट होता है जब आपके बेसिक जो टेस्ट्स होते हैं, यूनिट्स कह लें या पीरियोडिक्स कह लें या टर्म एग्ज़ाम कह लें, तो उसमें ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल। बाकी फाइनल्स में आप ये मानकर चलिए कि न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशंस, मेजॉरिटी यही सारी चीज़ें आएंगी एंड ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट लॉज वो पूछे जाते हैं। तो एज सिलेबस गोज अहेड मैं उसमें और गाइड करूँगा आप लोगों को। अभी हमें ये समझना है कि इसमें एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल और हो सकता है कि अगर बस रेस्ट पे है और अचानक से चलना शुरू करती है, तो हमारा जो अपर पार्ट ऑफ बॉडी है विच वी आर नॉट एट रेस्ट, हम लोग चेयर पे बैठे रहते हैं, उनकी जो सीट्स होती हैं उनमें, तो बैठते समय होता ये है कि आपका जो बॉडी है वो चूँकि उसके साथ है, या आप खड़े रहें तो आप उस समय एक फोर्स महसूस करते हैं जो पीछे की तरफ आपको ढकेलता है। बस अचानक चालू होती है और आपको धक्का पीछे की तरफ लगता है, ठीक है। भारत में जो मुंबई में लोकल ट्रेन चलती है उसमें भी ये महसूस होता है, बिकॉज इट पिक्स अप स्पीड वेरी फास्ट। तो उस समय आपको एक धक्का पीछे की तरफ महसूस होता है, बिकॉज योर बॉडी, अपर पार्ट ऑफ योर बॉडी इज नॉट डायरेक्टली अटैच्ड और कनेक्टेड विद द ट्रेन, विद द मूविंग ट्रेन। तो उस समय होता ही है कि आप रेस्ट पे होते हैं, ट्रेन भी रेस्ट पे, ट्रेन अचानक से शुरू होती है और आपकी बॉडी पीछे की तरफ धक्का खाती है। इसी का एक एग्जांपल और कि अगर ऑल ऑफ अ सडन अगर ब्रेक लगता है तो योर बॉडी इज थ्रोन फॉरवर्ड, और ये भी लॉ ऑफ इनर्शिया का एक एग्जांपल हो सकता है। तो इस तरह से आपको एग्जांपल लिखने हैं। ओके, आगे समझ में। देन n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और स्कूल में अगर कुछ डिस्कशन आता है तो वो भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं। So this is what is law of inertia, या Newton's first law of motion. Now considering Newton's second law of motion, तो बेसिकली सेकेंड लॉ जो है ये फोर्स को डिफाइन करता है, डिफाइंस फोर्स। और ये फोर्स को कैसे डिफाइन करता है? एज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। ये फोर्स को डिफाइन करता है एज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और इस पर एक छोटा सा डेरिवेशन भी आता है एग्जाम में,
अगर आपने सेकेंड लॉ पूछा है किसी ने तो सेकेंड लॉ के एक्सप्लेनेशन में ये थोड़ा सा डेरिवेशन आपको करके दिखाना पड़ेगा। तो उसमें करना कुछ नहीं है, आपने मोमेंटम के ऊपर बात करनी है। मोमेंटम के ऊपर एक हम लोग वीडियो बना चुके हैं और लास्ट क्लास में शायद इस पर चर्चा भी हुई है, बहुत अच्छी चर्चा हुई थी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड मोमेंटम। ठीक है, तो P जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये मोमेंटम है, इज इक्वल टू एम वी, वेयर अगेन V इज वेक्टर क्वांटिटी। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं दोनों तरफ, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, तो होगा क्या, आप लिख सकते हैं, ऐसा लिखना चाहिए, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, तो होगा क्या, आप लिखेंगे dP इज इक्वल टू, अच्छा डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और कर दें, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dP अपॉन dt हो जाएगा, dP अपॉन dt इज इक्वल टू dm इंटू वी अपॉन dt। अब आप सोचिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मास में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला भाई, बैठे बैठे मास थोड़ी बढ़ जाएगा, या लिविंग ऑर्गेनिज्म थोड़ी है कि इट ग्रोज एंड इट्स मास इंक्रीजेज, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो मास बाहर आ जाएगा m, वी कैन राइट dv अपॉन dt, और dv अपॉन dt बेसिकली क्या है, इट्स एक्सेलरेशन, एंड देयरफॉर इट इज इक्वल टू m इंटू a, और यही एक्सेलरेशन क्या है, मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन इज नथिंग बट दिस इज फोर्स, तो यही फोर्स की डेफिनेशन है। देयरफॉर फाइनली व्हाट वी कैन से और व्हाट वी कैन कंक्लूड बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ दैट फोर्स, बिकॉज मास इंटू एक्सेलरेशन इज फोर्स ना, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dP अपॉन dt, मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसको शब्दों में भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, कि अप्लाइड फोर्स, शब्दों में क्या लिख सकते हैं, अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, सो इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। आई होप क्लियर हो गया। ठीक है, तो अगर ऐसा है देन मूविंग अहेड व्हाट वी कैन से, भाई वी नो दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू ए ऑल्सो, राइट, इट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू ma, या मैं कह लूँ कि f इज इक्वल टू k विच कुड बी अ प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट m इंटू a, वेयर वैल्यू ऑफ k इज 1, वेयर k क्या है, डायमेंशन लेस। देखो आप शब्दों की तरफ ध्यान दीजिए, फिजिक्स में अब ऐसे शब्दों का आपको प्रयोग करना होगा। व्हाट इज k, k इज अ डायमेंशन लेस कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब डायमेंशन लेस शब्द का प्रयोग क्यों किया, बिकॉज वी नो दैट मास इनटू एक्सेलरेशन दैट इज kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज न्यूटन। ये क्लास 9th हमारी एलिमेंट्री क्लास में हम पढ़ चुके हैं। इसका मतलब जितनी भी यूनिट सिस्टम में या यूनिट से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी फोर्स और मास इनटू एक्सेलरेशन इसमें सब निपट जाना है। तो k क्या है, डायमेंशन लेस हो गया। बात समझ में आ गई। तो वी कैन राइट f इज इक्वल टू ma एज k इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब एक शब्द आता है, इसको आप ऐसे सेपरेटली लिख सकते हैं, एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स, एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स। अब एब्सोल्यूट शब्द का प्रयोग तब होता है जब, अब हमने चूंकि ये जान लिया है कि मास इनटू एक्सेलरेशन इज फोर्स, या फोर्स इज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। तो एब्सोल्यूट क्या है, एब्सोल्यूट फोर्स की बात तब आती है जब हम फोर्स को इक्वेट करते हैं 1 यूनिट मास से, मतलब यूनिट मास मल्टीप्लाइड बाय यूनिट एक्सेलरेशन। I should write acceleration here. यूनिट एक्सेलरेशन मतलब यूनिट मास की वैल्यू क्या होगी, 1 इंटू के जी लिख दूँ मैं, मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ओवरऑल क्या हो जाएगा, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसे कहते हैं एब्सोल्यूट फोर्स। तो एब्सोल्यूट फोर्स इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू, एब्सोल्यूट फोर्स क्या होता है, इट इज दैट फोर्स which is applied on 1 kg mass
सो दैट एन एक्सेलरेशन इज क्रिएटेड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या यूनिट एक्सेलरेशन इज क्रिएटेड। ओके, तो उस फोर्स को, फोर्स एक्सर्टेड ऑन यूनिट मास to create an acceleration of 1 meter per second square is called as absolute force and its SI unit is Newton। इसकी SI unit क्या हो जाएगी? न्यूटन। तो इसे कहते हैं absolute unit of force। अगर इसी को मैं CGS यूनिट सिस्टम में बात करूं तो CGS का फुल फॉर्म मालूम है? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ठीक है। यूनिट सिस्टम जो हम लोगों ने यूनिट्स एंड डायमेंशन वो वाला चैप्टर पढ़ा था, तब आपको इसके ऊपर बताया गया था सिस्टम ऑफ यूनिट्स के ऊपर, तो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। CGS यूनिट्स में अगर आप देखें तो फोर्स को हम जब जहाँ मास है वहाँ का ग्राम आ जाएगा, और जहाँ एक्सेलरेशन मीटर और सेकंड की बात कर रहे हैं वहाँ आ जाएगा सेंटीमीटर। सो दिस वुड बी सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओवरऑल क्या हो जाएगा? 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को हम कहते हैं डाइन्स, 1 DYNE, डाइन। अच्छा, एक बात मैं थोड़ा सा आप लोगों को रिकॉल करना चाहूँगा, कभी भी यूनिट में एस मत लगाइए। हम लोग की एक बड़ी बुरी आदत होती है बचपन से, इतने मीटर्स है ना, उतने किलोमीटर्स, एस लगा देते हैं। यूनिट का मतलब है 1, यूनिट का मतलब है 1, तो कभी भी 5 मीटर्स नहीं लिखना है, इट इज़ 5 मीटर। इज दैट ओके? बिकॉज इट्स यूनिट, इट रिप्रेजेंट्स यूनिट, तो यूनिट खुद क्या है? 1 है, तो वहाँ एस नहीं लगेगा, ठीक है। तो सेंटीमीटर्स या डाइन्स, न्यूटन्स ऐसा नहीं करना है। तो CGS यूनिट में डाइन्स हो जाएगा, यहाँ पर मैं SI लिख दूँ, ये SI यूनिट है, यहाँ CGS की बात हो रही है। एक और यूनिट ऑफ फोर्स है, उसे भी नोट कर लेते हैं, दैट इज ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, ये क्या होता है? तो इसमें भी SI और CGS यूनिट होगी, तो इसका SI देख लेते हैं। SI यूनिट, SI यूनिट में हम क्या लिखते हैं? वी राइट 1 kg वेट विच इज इक्वल टू 1 kgf भी लिखते हैं, kgf, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू, जैसे अगर कोई आपसे पूछता है कि आपका वेट क्या है, नाउ लेट अस सपोज माय वेट इज 100 kgs, ठीक है, पर कायदे से देखा जाए तो इट कैन नॉट बी इन kg ना। वेट इज मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, mg, विच इज फोर्स। सो आई शुड रिप्लाई इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। तो ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स में हम बात करेंगे तो मैं कहूँगा माय वेट इज 100 kgf, 100 kgf, और एल्स अगर न्यूटन में बात करनी है तो आई नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय 9.81 विच इज़ वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आप कहेंगे सर 1 तो नहीं सुना था, 9.8 मालूम था। तो 9.8 हम लोगों ने क्लास 9th तक लिया, 10th में भी शायद थोड़ा बहुत कंसिडर किया होगा, बट 11th ऑनवर्ड्स वी विल बी गोइंग अहेड विद मोर एक्यूरेट वैल्यू एंड दैट इज 9.81। हाँ, न्यूमेरिकल करते समय अगर आपके पास ऑप्शंस हैं, गो अहेड विद 10 अप्रॉक्सीमेट आंसर लेने के लिए। जब आप न्यूमेरिकल्स करते हैं, MCQs वगैरह करते हैं, है ना, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, देन वी कैन डेफिनेटली गो अहेड विद वैल्यू 10। बहुत प्रिसाइज चाहिए, ठीक है, 9.8 ले लो, बट वाइल राइटिंग योर पेपर इन योर स्कूल, जिसको हम थ्योरेटिकल एग्जाम कहते हैं, वहाँ पर 9.81 लिखना है। ओके, तो दिस kgf इज इक्वल टू एक्चुअली 9.81 न्यूटन। ये सारी चीज़ें बराबर हो जाती हैं, मतलब आप देखिए 1 kgf, मतलब जहाँ पर मेरा वजन अगर 100 kg है, kgf कहना चाहिए, जहाँ मेरा वेट 100 kgf है, अदरवाइज वी कुड हैव सेड ना कि माय मास इज, नो वन आस्क योर मास। पूछा क्या जाता है व्हाट इज योर वेट, और हम बताते हैं मास, यूनिट सिस्टम भूल जाते हैं, है ना। तो कोई अगर आपसे पूछे व्हाट इज योर वेट, तो सोच के बोलना भैया देखो मैं kgf में बता रहा हूँ, एंड दैट इज मे बी 100 kgs और 80 kgs डिपेंडिंग अपॉन आपका मास के हिसाब से, ठीक है।
तो हम लोग किस में बात करते हैं, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स में बात करते हैं। तो कभी अगर kgf लिखा हो या kg वेट लिखा हो तो आपको समझ जाना है कि अगर उसे SI में कन्वर्ट करना है तो वैसे kgf भी SI ही है, लेकिन अगर उसे न्यूटन में कन्वर्ट करना है टू स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम देन दैट नीड्स टू बी मल्टीप्लाइड बाय 9.8. नाउ व्हाई आई एम स्ट्रेसिंग अ लॉट इन दिस, न्यूमेरिकल नहीं बनते, ये एक बहुत जनरल सा ट्रेंड बच्चों में रहता है कि सर न्यूमेरिकल नहीं बनते। अब न्यूमेरिकल क्यों नहीं बनते, उसमें दो काम होते हैं जो आप नहीं कर पाते हैं। पहला होता है यूनिट कन्वर्जन, पहला टास्क होता है उसमें, जो पहला आपके पास न्यूमेरिकल नहीं बनने का जो कारक होता है, फैक्टर होता है, दैट इज़ आपसे यूनिट सिस्टम बदलते नहीं बनता। जो उन्होंने यूनिट दी है उसको आपको SI में कन्वर्ट करके SI में उसको ओवरऑल सॉल्व करना चाहिए, वो आप नहीं कर पाते। दूसरा प्रॉब्लम होता है यू फॉरगेट फॉर्मूलेज, और ऑफकोर्स अब तीसरा एक और पार्ट आएगा, कैलकुलेशन नहीं बनते सर। बहुत बड़े बड़े मैथमेटिक्स ना, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में बोरियत लगती है, तो फिर बोर होते रहो, या फिर मैथ्स क्यों लिया, मतलब साइंस सब्जेक्ट क्यों लिया। भाई बायो वाले भी सुन रहे होंगे वीडियो, है ना, क्लास में भी बैठे हैं बायो वाले, तो भाई बायो स्टूडेंट्स भी तो है ना, तो साइंस क्यों लिया आपने। अगर बोरियत ही हो रही है तो गो फॉर अदर सब्जेक्ट्स, यस और ना, अभी भी टाइम है, गलत तो नहीं कह रहा, है ना। तो देखो साइंस का जज्बा होता है, साइंस जो है ना सब्जेक्ट, ये एक एटीट्यूड है, ये एक आइडियोलॉजी है साइंस अपने आप में, विच डील्स विथ चैलेंजेस। साइंस डील्स विथ चैलेंजेस, ये याद रखिए, ठीक है। तो आपके अंदर भी वो जज्बा होना चाहिए, आपके अंदर भी वो एक एटीट्यूड होना चाहिए जीने का, कि आप लाइफ में चैलेंजेस एक्सेप्ट करें। बात समझ में, अगर वो चीज़ आप नहीं कर पा रहे हैं, भाई देखिए, अगर आपने साइंस सब्जेक्ट लिया है, मतलब या तो बायो या मैथ साइंस, बायो लिया है तो आप डॉक्टर बन जाएंगे, मतलब एक आइडियलिस्टिक बात करें, अपन डॉक्टर बनोगे, तो डॉक्टर में होता क्या है, यू विल गेट अ न्यू पेशेंट एवरी टाइम, एंड विद दैट न्यू पेशेंट विद हिज बॉडी मेटाबॉलिज्म, आपके लिए एक चैलेंज होता है कि आप उसको कौन सी दवाई लिख के दे। दवाइयाँ तो लिमिटेड है ना, 10-12 प्रकार के तो ड्रग आते हैं, मतलब हर बीमारी के लिए, आई मीन टू से, और वो 10-12 का कॉम्बिनेशन बना के यू नीड टू थिंक ऑफ कि अब उसका वजन इतना है, उसकी इम्यूनिटी इतनी है, उसकी एज इतनी है, सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए फिर आप उसको एक डोज बताते हैं कि यू गो अहेड विद दिस कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन, या एक मेडिसिन का नाम आप सजेस्ट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन दैट सिनेरियो। तो इज इट नॉट अ चैलेंज, इज इट नॉट अ प्रॉपर कैलकुलेशन यू नीड टू डू, यस और नो। अगर आप इंजीनियर बन गए तो भी आपके पास चैलेंजेस हैं भाई। देखो प्रोसेस, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंजीनियर्स नाउ। इसी तरह से डॉक्टर्स भी 2 प्रकार के होते हैं, वो मैं अब डॉक्टर्स बाद में बताता हूँ। नाउ आई हैव स्टार्टेड विद इंजीनियर्स। इंजीनियर्स 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्रोसेस इंजीनियर, एक होते हैं डिज़ाइन इंजीनियर। प्रोसेस इंजीनियर एक पुर्जे की तरह रहते हैं, एंड देयर वैल्यू इन कंपनी इज गुड फॉर नथिंग। आप समझ लीजिए बात को, इफ़ यू आर अ प्रोसेस इंजीनियर, आपकी कंपनी में, किसी भी कंपनी में कोई वैल्यू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अब सोचिए, अगर घर के सिनेरियो में बात करें, आपकी मम्मी क्या करती हैं, बर्तन मांजती हैं, कपड़ा धोती हैं, घर साफ करती हैं, राइट। अगर ये कर रही हैं तो उनकी घर में कोई वैल्यू नहीं है, समझिए बात को। आप कहेंगे नहीं सर कैसी बात कर दी, हमारी मम्मी यही सब काम करती। नो 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 नो, आपकी मम्मी इससे भी बहुत ज़्यादा करती हैं, आपकी मम्मी इससे बहुत ज़्यादा करती हैं। इफ़ शी इज़ होम मेकर तो बहुत बड़े काम करती हैं वो, और भी। अब इतना काम करने से आप सोचिए, इट कैन वेरी इजीली बी रिप्लेस्ड। अगर आपकी माँ इतने ही काम करती है, खाना बनाना, ठीक है, खाना बनाती है आपकी मम्मी, झाड़ू पोछा करती हैं, बर्तन मांजती हैं, कपड़ा धोती हैं, बेसिक घर के ये काम होते हैं। अगर इतने काम आपकी मम्मी करती हैं और वो किसी दिन चली जाएँ मायके, वो महीना भर भी मायके में रह लें, घर वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 महीने के लिए एक बाई रख ली जाएगी। आप समझिए बात को, है ना। प्लीज़, आई एम नॉट कंपेयरिंग योर मदर विथ वर्क, मतलब बर्तन वाली, और उससे कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आपको एक बहुत बढ़िया रिप्लेसमेंट तुरंत मिल जाता है ना, बर्तन वाली मिल जाएगी, यू कैन हायर, ठीक है। कपड़े धोने के लिए यू कैन हायर, और यू कैन हैव अ वॉशिंग मशीन इंस्टेड, है ना, वी कैन हैव अ वॉशिंग मशीन, वो आप ले लीजिए। खाना बनाने के लिए यू कैन हैव अ कुक, यस। और क्या बताया था मैंने काम, है ना, मेरे ख्याल से लगभग हो गए बात, है। झाड़ू पोछा, उसके लिए आप फिर से एक बाई लगा लीजिए,
तो भारत में चूंकि पॉपुलेशन बहुत है, इन सब के लिए बाइयाँ मिल जाएंगी, है ना। तो कुल मिलाकर क्या हो गया, रिप्लेसेबल जॉब है ना वो। तो वहाँ व्यक्ति की वैल्यू है क्या, वहाँ व्यक्ति का वैल्यू है नहीं है। बट आपकी माँ उससे ऊपर काम करती है, क्या करती है, शी हैव अ मॉरल वैल्यू एट योर होम, राइट। उनका एक मॉरल वैल्यू है, मॉरल प्लेस है वहाँ पर, ठीक है। वो जो लाड़ प्यार आपको देती है, जितना ख्याल से वो आपके लिए भोजन बनाती है कि इसको भैया मिर्ची पसंद है, इसको इस बात का एलर्जी है, या इसको ये देना है, या सास ससुर को ये भोजन देना है, इतने बजे देना है, उनको गरम देना है, बच्चों को थोड़ा ठंडा दिया तो चलेगा। नहीं, आप समझ रहे हैं सारी बातों को। क्या इतना ध्यान एक कुक रख पाएगा? डेफिनेटली नॉट। सो इज इट रिप्लेसेबल? नो। सो दैट्स हाउ योर माँ इज अ डिजाइन इंजीनियर. She knows, she creates that scenario along with food, along with her other parts, है ना, अदर चीज़ें। आप सोचिए कि बर्तन मांजना है, जिनके यहाँ बाई आती है वो इस बात को समझ सकते हैं कि जनरली, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि सारी बाइयाँ खराब है, जनरली कांच के बर्तन हम बाई को बर्तन मांजने के लिए नहीं देते। वाई? बिकॉज शी डजंट हैव दैट काइंड ऑफ ओनरशिप, और वो उतने सॉफ्टली काम नहीं करती है, पटक देगी, तोड़ देगी, फोड़ देगी। ऐसा नहीं कि आपकी माँ के हाथ से नहीं फूटता है, अगर किसी दिन आपने बर्तन धो लिया तो वो नहीं टूटेगा, वो भी टूटेगा। बट द सीन इज कि माँ हैव दैट काइंड ऑफ केयरिंग फॉर इट, राइट। बात समझ में आ रही? तो चीनी के बर्तन हो गए, या प्रेशर कुकर हो गया, ऐसी चीज़ें जो डेलिकेट चीज़ें वो नहीं दिए जाते, तो वो सारे प्रोडक्ट आप बाई को मांजने के लिए नहीं देते हैं। मांजना किसको पड़ेगा? अगेन माँ को। सो माँ हैज़ दैट अगेन सुप्रीम मे बी पोजिशन। आप समझ रहे हैं बात को? तो इसी तरह से किसी कंपनी में आप अगर केवल पुर्जे की तरह काम कर रहे हैं, यू गो एवरी डे, यू प्रोसेस समथिंग, आप कुछ काम करते हैं और उसके बाद आप हट जाते हैं, फिर आते हैं वही काम करते हैं और फिर उसको करके बाहर हो जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस इंजीनियर्स होते हैं, इनको रिप्लेस भी बहुत इजीली किया जा सकता है। इफ़ दे स्टार्ट डिमांडिंग इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट, तो कंपनी कहेगी ऐसे करो, तुम जाओ, वी विल हैव सम फ्रेशर्स, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की एक्सपर्टीज़ की आवश्यकता नहीं है। आप समझ गए बात को? ओके, सो यू हैव वेरी गुड रिप्लेसमेंट देयर, सो यू आर एट रिस्क, यू एज अ प्रोसेस इंजीनियर आर एट रिस्क, आप बड़े खतरे में। तो आपको अगर अपनी वैल्यू बनानी है तो यू शुड गेट इनटू डिज़ाइन इंजीनियरिंग, यू शुड हैव न्यू आइडियाज़। वो आइडियाज़ से आपने कंपनी को कुछ एड ऑन देना चाहिए। इफ़ यू आर नॉट वर्थ फॉर कंपनी, इफ़ यू कैन नॉट एड ऑन टू योर कंपनी, कंपनी विल थ्रो यू आउट। बनी बात है, आप समझ रहे हैं बात को? ठीक है भाई, सोचिए ना आप, सुंदर पिचई जो हैं वो गूगल के आज CEO हैं, वहाँ तक पहुँचे कैसे? उन्होंने कंपनी को कुछ तो दिया। बात समझ में आ रही है? तो टेक्नोलॉजिकली ही हैज़ एड ऑन, देन लॉयल्टी के तौर पर भी उनकी बात, कई चर्चाएं हैं, हर स्टोरी नहीं बात करूंगा अभी, बट ही हैज़ दैट काइंड ऑफ स्टोरी बिहाइंड हिम, है ना, कि जो कंपनी लॉयल्टी थी वो भी थी, अलॉन्ग विथ हिज क्रिएटिविटी, वो एड ऑन भी कर रहे थे, एंड देयरफॉर ही गॉट प्रमोशन। आप समझ रहे? तो आपको ये बात समझनी होगी कि इवन इफ यू आर एज ए डॉक्टर, अगर आप वही दवाई लिखते हैं जो मेडिकल स्टोर वाला बिना डॉक्टर के भी प्रिस्क्रिप्शन वो दे देता है दवाई, देन हु विल कम टू यू? आप समझ रहे हैं भाई? मेडिकल स्टोर वाले भी दवाई देते हैं ना भारत में। लोग तो डॉक्टरों की वैल्यू नहीं करते भारत में, जबकि एक्चुअली होना ये चाहिए कि विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन एक दवाई नहीं बेची जानी चाहिए। आप समझ रहे हैं? लेकिन हमारे देश में फार्मिस्ट की वैल्यू इतनी है कि लोग डॉक्टर को 200-400 रुपये देने से बचते हैं, दे डोंट गो टू डॉक्टर सीधे में। आप कई बार मेडिकल स्टोर खड़े होकर देख लीजिए, कई लोग आते हैं, अरे भाई सिर दर्द हो रहा है, कोई गोली दे दो, कितने की? 10 रुपये की दे दो। नाउ ही हैव टू डिसाइड, वो और डिसाइड कर रहा है वो कि इसको 10 रुपये की एक गोली देनी है या 50 रुपये की एक गोली देनी है। आप समझ रहे हैं? तो सारा डिसीजन कौन ले रहा है? मेडिकल स्टोर वाला। देन व्हाट इज योर वैल्यू? अगर पेशेंट आपके पास एक बार आया और उसने आपके प्रति एक फेथ डेवलप कर लिया, अगर उसने आपके प्रति फेथ डेवलप कर लिया, ठीक है, तो ही आपकी वैल्यू है। वो आपके पास 10 बार आएगा, फिर 10 में से एक बार आपने अगर वही कॉमन सी दवाई लिख दी कि भैया चलो ये वाली सिंपल सी दवाई जो एक नॉर्मल फार्मूला है, बुखार आ गया तो PCM कॉम्बिनेशन ले लो
देन ही विल लिसन टू इट कि हाँ मेरे को पीसीएम लेना चाहिए, और आगे आपको ये भी बताना चाहिए कि भाई देखो तुम्हारा मेटाबॉलिज्म ऐसा है, इतने एमजी की गोली लो, ऐसा करो वैसा करो, दिस एंड दैट. तो यू क्रिएट दैट वैल्यू, यू क्रिएट दैट पोजिशन इन फ्रंट ऑफ दैट पेशेंट. So you are a design engineer that moment. You are designing a complete prescription for that patient. तो जब तक आप अपनी वैल्यू नहीं बनाएंगे, आपको मार्केट में कुछ नहीं मिलने वाला. आप समझ गए? अगर आप वही 2 रुपये वाले डॉक्टर बन जाएंगे, कहने सॉरी 2 रुपये इतनी बड़ी बात नहीं है, मतलब इसको मुझे पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए, फीस को लेकर के डॉक्टर नहीं होता. बट अगर यू आर प्रिस्क्राइबिंग सेम मेडिसिन जो कोई एक नॉर्मल केमिस्ट भी दे सकता है, देन व्हाट्स योर वैल्यू? आपने क्या एड ऑन किया? बात समझ में आ रही है? क्या आपने उसकी बीपी को चेक किया? क्या आपने उसके एलर्जीज को कंसिडर किया? आप समझ रहे? यू नीड टू डिजाइन अ कंप्लीट मतलब क्या कहना चाहिए, ट्रीटमेंट का जो फ्लो है ना, वो पूरा आपको क्रिएट करना पड़ेगा. देन यू आर अ डिजाइन डॉक्टर, यू आर एन एक्सपेरिमेंटल डॉक्टर. आप एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं उसके ऊपर. देन इट कम्स दैट यू आर प्रैक्टिशनर, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं. पूरी बात समझ में? ठीक है. सो यू नीड टू थिंक अ लॉट. जितना आप सोचेंगे कुछ नया, उतनी आपकी वैल्यू होगी. ठीक है. स्कूल में भी यही होता है, आपकी पढ़ाई सेम पढ़ाई है. अगर वही चीज़ आपके कलीग्स भी बता रहे हैं और आप भी बता रहे हैं, देन वेयर इज द वैल्यू? आपकी एड ऑन क्या हुआ? वो कब आएगा? जब आप 10-12 किताबों को पढ़ेंगे. भाई हमने एक किताब आपसे कह दी कि चलिए एनसीईआरटी पढ़ना है, ठीक है, बट क्या एनसीईआरटी सफिशिएंट अपने आप में? नहीं. अब 11th में आ गए. नाउ वी नीड टू स्टार्ट गेटिंग इनटू रेफरेंस किताबें. सो देयर आर डिफरेंट एक्सपर्ट्स, उनकी किताबें पढ़िए. किताब पढ़ के देखिए कि उसने क्या अलग कह दिया. एक शब्द डिफरेंस ले आता है. तो आपकी चीज़ों में, आपके राइटिंग में ऐसी चीज़ें आएँ जो स्पेशल हैं, जो हटके हैं. जब तक वो नहीं आएगा, आपके आंसर्स की कोई वैल्यू नहीं है. बात समझ में आ गई? भाई वाई टीचर शुड गिव यू 5 out of 5 इन एनी गिवन आंसर? उनको लगना चाहिए ना कि यस दिस इज व्हाट इज द स्टैंडर्ड आंसर. मजा आ गया, पूरी बात कह दी. स्टैंडर्ड डेफिनेशन, वे ऑफ एक्सप्रेशन, एवरीथिंग इज राइट, राइटिंग इज बेस्ट. मजा आ जाएगा टीचर को. बात समझ में आ रही? ओके. चलिए, थोड़ा सा हम डाइवर्ट हो गए थे, बट कमिंग बैक टू द पॉइंट. नाउ अगर मैं इसका CGS पार्ट ले लूँ तो क्या हो जाएगा? ग्रेविटेशनल CGS. CGS में यही हो जाएगा 1 ग्राम वेट एंड दैट इज इक्वल टू 1 ग्राम फोर्स, एंड दिस इज इक्वल टू 980 डाइन्स. ठीक है, 980. अभी ऊपर आप कहेंगे सर 980 क्यों है? 981 आना चाहिए. ओके, गो अहेड विद 981. बट फॉर कैलकुलेशन पर्पस कभी कभी ये 1 को 0 बना देना काम का होता है. ठीक है, समझ में आई बात? Okay, now what is the relationship between CGS and SI unit of force? तो relation between CGS and SI unit. ये क्यों जरूरी है पढ़ना? भाई यूनिट कन्वर्जन, मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसी के ऊपर चर्चा की थी कि यूनिट कन्वर्जन में दिक्कत आती है. बच्चे बोलते हैं न्यूमेरिकल नहीं बन रहा. तो न्यूमेरिकल नहीं बन रहा मतलब क्या नहीं बन रहा? वो यूनिट कन्वर्ट नहीं कर पा रहे. तो ये कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए. जस्ट हैव अ नोट ऑफ इट. 1 न्यूटन इज इक्वल टू 980 डाइन्स. अब ये जो है, अगर आपको नहीं पता है तो आप कन्वर्जन नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए. ओके, सो दैट इज ऑल विथ फर्स्ट लॉ. सेकेंड लॉ की तरफ चलते हैं. सेकेंड लॉ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. सेकेंड लॉ डिफाइंस फोर्स. इसी में आता है कंसेप्ट ऑफ मोमेंटम. ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिस पर हमने चर्चा कर ली है. And the last part that deals is third law. ठीक है,
और थर्ड लॉ भी हमें पता है, थर्ड लॉ क्या है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये एक टॉपिक हो गया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड फॉलोड बाय थर्ड लॉ ऑफ मोशन which states that to every action there is equal and opposite reaction। ठीक है, एक वर्ड अगर डिस्कस नहीं किया तो उसे हम कर लेते हैं। ये आता है सेकेंड लॉ से। सेकेंड लॉ क्या था, dp अपॉन dt इज इक्वल टू एफ या ma। अगर मैं dp के बारे में चर्चा करूं तो f इंटू डी टी, एंड दिस इज कॉल्ड एज इम्पल्स। इसी को कहते हैं इम्पल्स। इम्पल्स क्या है, इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम या इंटरवल। ठीक है, तो कभी अगर आपसे इंस्टेंटेनियस पूछ लिया जाए देन इट इज इम्पल्स। इफ वी आस्क फॉर मोमेंटम देन इट वुड बी प्रोलॉन्ग्ड, तो वहां पर डेल टी आ जाएगा। ठीक है, डी टी और डेल टी का डिफरेंस तो मालूम है। तो व्हेन इट इज फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम इट इज कॉल्ड एज इम्पल्स। ठीक है, और अगर ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है देन इट इज ऑफ कोर्स चेंज इन मोमेंटम। ओके, so that is all with this topic. Okay, so let's close.